ओके जी, स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस के आर्किटेक्चर से स्टार्ट करेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह इंस्टॉलेशन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज हम कितना कवर कर सकते हैं। अच्छा, ओरेकल डेटाबेस सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर है इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, देयर आर टू पार्ट्स विच forms our database server। ठीक है, वन पार्ट resides in memory, जो मेमोरी के अंदर एरिया होता है जी उसको that is called instance, और फिर कुछ सेट ऑफ फाइल्स होती हैं डिस्क के ऊपर, those files are collectively called as database। और ये दोनों मिलके आपका ओरेकल का एक डीबी सर्वर कहलाते हैं। ठीक है जी, कोई इश्यूज तो नहीं है। ओके, अब वन बाय वन इन दोनों एरियाज को डिस्कस करते हैं। द इंस्टेंस रिजाइड्स इन मेमोरी, आपके डेटाबेस सर्वर की रैम में इंस्टेंस रिजाइड करता है, और इंस्टेंस फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है या किया जा सकता है। वन पोर्शन इज कॉल्ड द एसजीए एंड सेकेंड पोर्शन इज बैकग्राउंड प्रोसेसेस। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं इनको जरा डिटेल से। एसजीए स्टैंड्स फॉर सिस्टम ग्लोबल एरिया, या इसको शेयर्ड ग्लोबल एरिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर एरिया है जो ओरेकल जब डेटाबेस स्टार्टअप होती है, इंस्टेंस स्टार्ट होता है, तो ये कुछ मेमोरी के अंदर कुछ एरिया ऑक्यूपाई, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। वो स्पेस कॉन्फ़िगरेबल है और वो आपको डेफिनेटली टाइम एंड अगेन इसको रिव्यू करना पड़ता है और कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ओरेकल आपकी, अगर आप डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन करेंगे 11G में तो ये 40% ऑफ योर मेमोरी एरिया ये एसजीए को दे देगा, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेबल है और आपको जरूर कॉन्फ़िगर करना चाहिए क्योंकि किसी भी डेटाबेस में ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन सफिशिएंट नहीं होती। अगर ये आपका एरिया अंडर साइज है तो आपको परफॉर्मेंस के इश्यूज आएंगे, या ओवर साइज भी है तो तब भी परफॉर्मेंस के इश्यूज आएंगे। तो इसलिए इस एरिया को मॉनिटर करना, इसको ट्यून करना, इसकी प्रॉपर साइजिंग करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है जी? ओके, अब एसजीए को जरा डिटेल से देखते हैं। अच्छा, बाय द वे आपकी सिस्टम आर्किटेक्चर में अगर हम देखें तो आपका एक जो भी एक मशीन है उसमें आपके पास फिजिकल जो परमानेंट स्टोरेज है वो आपकी हार्ड ड्राइव होती है। ठीक है, और मेमोरी जिसको रैम या मेमोरी कहा जाता है वो आपका टेम्पररी स्टोरेज है। और देन आपके पास एक सीपीयू है जो कि क्या करता है, एक्चुअल सारी प्रोसेसिंग करता है। तो आप जब भी कोई प्रोग्राम रन करते हैं वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, हार्ड डिस्क से वो मेमोरी में लोड किया जाता है, मेमोरी में से सीपीयू को दिया जाता है और सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और फिर आपको कोई ना कोई रिजल्ट देता है। तो हार्ड डिस्क से मेमोरी में क्यों लोड किया जाता है, एडवांटेज क्या है उसका? द एक्चुअल एडवांटेज इज परफॉर्मेंस, क्योंकि आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो बहुत ज्यादा स्लो मीडिया है, सीपीयू बहुत ज्यादा फास्ट है हार्ड ड्राइव से। अब अगर जब सीपीयू को कोई इंस्ट्रक्शंस चाहिए या कोई प्रोग्राम उसे रन करना है तो अगर वो हार्ड डिस्क से रन टाइम पे वो उठाए तो उसको बहुत सारा उसके जो सीपीयू का साइकिल्स हैं या टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। तो होता क्या है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो उसका सारा का सारा कोड या एक्टिव कोड या मिनिमम नेसेसरी कोड जो उसका होता है वो हार्ड डिस्क से उठा के मेमोरी में लोड कर दिया जाता है और फिर वहां से सीपीयू को दिया जाता है। तो मेमोरी रीजन यूज किस लिए होता है? स्टोर करने, टेम्पररीली आपका डाटा स्टोर करने के लिए, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई डाटा है, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोई फाइल ओपन करते हैं, चाहे वो पीडीएफ ओपन करते हैं, चाहे कोई भी प्रोग्राम आप रन करते हैं, वो हार्ड डिस्क से लोड किया जाता है मेमोरी के अंदर और वहां से उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है। तो मेमोरी हार्ड डिस्क से काफी ज्यादा फास्ट है लेकिन सीपीयू से फिर भी स्लो है। तो मेमोरी फास्ट है लेकिन एक्सपेंसिव है, तो इसलिए आपके सर्वर्स में मेमोरी लिमिटेड होती है, लेकिन हार्ड ड्राइव्स ज्यादा स्टोरेज आपको प्रोवाइड करती हैं लेकिन वो स्लोअर मीडिया है। और वो आजकल तो 500-600 जीबी मिनिमम आपके सिस्टम्स में, नॉर्मल सिस्टम्स में ड्राइव्स के साइजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो रैम आपकी नॉर्मली जीबीज में होती है। तो ओरेकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो ओरेकल में भी आपकी जब आप डेटाबेस स्टार्टअप करते हैं तो आपका एक्चुअली सारा डाटा फिजिकल फाइल्स में रिजाइड करता है जो कि हार्ड डिस्क के ऊपर किसी जगह पड़ी होती है। और वो डाटा जब आप एक दफा डेटाबेस स्टार्टअप हो जाए, यूजर्स को अवेलेबल हो जाए और वो यूजर्स वो डाटा क्यूरी करना स्टार्ट कर दें तो हार्ड डिस्क में से, उन फाइल्स में से वो डाटा फेच किया जाता है, मेमोरी के अंदर एसजीए में प्लेस किया जाता है और वहां से फिर यूजर्स को दिया जाता है। तो एसजीए इज द एरिया वेयर ओरेकल प्लेस द मोस्ट रिसेंटली यूज्ड डाटा एंड मोस्ट रिसेंटली यूज्ड क्यूरीज एंड फ्रॉम देयर इट विल रिटर्न द डाटा टू द यूजर्स, जो भी उस डाटा को रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो आपको इंस्टेंट के बार बार हार्ड डिस्क में से डाटा रीड करना पड़े, वो डाटा मेमोरी के अंदर कैश कर लिया जाता है। एक हार्ड डिस्क में से जब भी डाटा रीड करना पड़े तो उसके लिए एक टर्म यूज होती है आईओ। ठीक है, आईओ, इनपुट आउटपुट।
ये एक परफॉर्मेंस किलर है, इसलिए हमारा बीइंग अ डीबीए हमारा एम ये होता है कि आईओ को मिनिमाइज किया जाए, मीन के ज्यादा से ज्यादा डाटा आपका हार्ड डिस्क से उठ के कैशे के अंदर या आपके एसजीए के अंदर जाके सेव हो जाए और वहां से फिर यूजर्स को रिटर्न किया जाए। ठीक है, वो देखेंगे आगे चल के वो सारी चीजें कैसे करते हैं। आपको आर्किटेक्चर का आइडिया होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ज्यादा डिटेल से आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप साथ ही पूछेंगे मुझसे। ठीक है जी, ओके। एसजीए को देखते हैं जी। एसजीए है जी सिस्टम ग्लोबल एरिया या शेयर्ड ग्लोबल एरिया भी इसको कहते हैं। जब भी डेटाबेस स्टार्टअप होगा, आगे देखेंगे हम डेटाबेस स्टार्टअप कैसे होता है, कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे शट डाउन करते हैं, उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जब भी डेटाबेस स्टार्टअप होगा वो मेमोरी में सबसे पहले कुछ एरिया अपने लिए रिजर्व करेगा। लेट्स से आपके डेटाबेस सर्वर के ऊपर 16 जीबी मेमोरी है, तो क्या होगा, आप मे भी आपने एसजीए को 4 जीबी मेमोरी दी हो, मे भी आपने 8 जीबी दी हो, मे भी 6 जीबी दी हो, जो भी आप कन्फिगर करेंगे। लेट्स से आपने आउट ऑफ 16 जीबी 4 जीबी मेमोरी आपने एसजीए को दी हुई है, तो जब जैसे ही डाटाबेस स्टार्टअप होगी वो 4 जीबी मेमोरी एरिया ओरेकल अपने लिए रिजर्व कर लेगा। वो मेमोरी 4 जीबी जो मेमोरी एरिया है दैट इज कॉल्ड एन एसजीए। अच्छा, एसजीए विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब कंपोनेंट्स। अब ये 4 जीबी का जो मेमोरी एरिया जो आपने स्पेसिफाई किया हुआ है ये फर्दर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज शेयर्ड पूल। And shared pool is further divided in two portions. One portion is called library cache and the other portion is called data dictionary cache या डिक्शनरी कैशे भी सिंपली इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा फिर कंपोनेंट्स को जरा डिटेल से देखते हैं। फिर देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि आपका कहलाता है जी, वो इसके बाहर होता है, हाँ जी, दिस इज कॉल्ड डेटाबेस बफर कैशे। इसको सिर्फ कैशे भी कहते हैं, इसको सिर्फ बफर भी कह सकते हैं आप, मल्टीपल नाम है इसके। तो वैसे इसको बफर कैशे या डीबी कैशे भी सिंपली कहा जाता है, इसके मल्टीपल नाम है डीबी कैशे। अच्छा, देन आपके पास एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड लॉग बफर। ये तो मैंडेटरी कंपोनेंट्स हैं। देन कुछ ऑप्शनल कंपोनेंट्स हैं एसजीए के अंदर। एक है जी लार्ज पूल, एक है जावा पूल और एक है स्ट्रीम्स पूल। ठीक है, अब ये 4 जीबी जो मेमोरी है उसमें से आप हो सकता है जी 1 जीबी मेमोरी आप शेयर्ड पूल को दे दें, आप 2 जीबी मेमोरी डीबी कैशे को दे दें, 15 MB मेमोरी आप बफर लॉग बफर को दे दें, लार्ज पूल को लेट से आप 500 MB मेमोरी दे दें और जावा पूल को भी आप 500 MB मेमोरी दे दें। तो इस तरीके से डिवीजन करते हैं मेमोरी के। हाँ जी, फॉर्मूला तो नहीं है कोई, लेकिन देखें आपकी जो डेटाबेस के अंदर मेजर जो पोर्शन होता है वो आपकी कैशे का होता है। तो कैशे क्या करती है, मोस्ट सिस्टमली यूज डाटा कंटेन करती है, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फार्मूलाज हैं लेकिन अप्रोचेज हैं, डिफरेंट अप्रोचेज हैं कि आपको देखें, आपको होता यह है कि आपने एसजीए को एक साइज दे दिया, फिर सब कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। लेट्स एक नई डेटाबेस डिप्लॉय होने जा रही है आपकी एनवायरनमेंट में और आपको कहा जाता है कि डेटाबेस सर्वर तैयार करें, उसमें आपके पास सफिशिएंट मेमोरी है, तो आप क्या साइजिंग करेंगे डेटाबेस की। तो आपके पास यू शुड हैव अ नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन विद यू। लेट्स से कि डेटाबेस का अप्रोक्सीमेट साइज क्या होगा, डाटा का साइज क्या होगा जो आएगा, कंकरेंट यूजर्स कितने होंगे जो एट अ टाइम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, एंड एप्लीकेशन की टाइप किस तरह की है, चाहे वो क्या वो वेयर हाउस टाइप एप्लीकेशन है या OLTP टाइप एप्लीकेशन है। तो फिर आप डिसाइड करते हैं। एक अप्रोच ये है कि आप लोअर वैल्यू से स्टार्ट करें, फिर ओरेकल ने एडवाइजर्स दिए हुए आपको, फिर उन एडवाइजर्स से एडवाइस लें और फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करें। कभी भी ऐसा नहीं होता आप यानी कि आपके पास 64 जीबी मेमोरी है तो आप 32 जीबी मेमोरी एसजीए को दे देंगे, ऐसा नहीं करेंगे आप क्या करेंगे, एक लोअर वैल्यू से स्टार्ट करेंगे या आप एक हायर वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली नीचे आएंगे,
या आप एक लोअर वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली ऊपर जाएंगे। तो वो हम सारी चीजें देखेंगे आगे जाके ना कि आपके एसजीए की साइजिंग कैसे करनी है, आपने अप्रोप्रिएट साइज क्या है। मेरे इन्वायरमेंट में हो सकता है मेरे एक डेटाबेस में एसजीए का साइज 2 GB मेरे लिए सफिशिएंट हो, या एक और डिफरेंट डेटाबेस के अंदर एक डिफरेंट एप्लीकेशन के अंदर हो सकता है वो 32 GB भी सफिशिएंट ना हो। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी किस तरह की इन्वायरमेंट है, किस तरह का डाटा है, किस तरह के यूजर्स हैं, किस तरह की क्यूरी है, ठीक है, उन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए ओरेकल ने इसके एडवाइजर्स दिए हुए, आप एक लोअर वैल्यू से स्टार्ट करें, एक डिफॉल्ट वैल्यू से स्टार्ट करें, या एक आप जो भी आप समझते हैं कि यार मेरी डेटाबेस के लिए इनिशियल वैल्यू दैट विल बी इनफ, तो उसके बाद फिर आप मॉनिटर करें। और ये एसजीए का साइज कभी भी स्टैटिक नहीं रह सकता। ओवर द टाइम आपको देखें, आप इनिशियली आपने एक डेटाबेस डिप्लॉय की, उसमें डाटा नहीं होगा तो एसजीए कम साइज का भी चल जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे डाटा इंक्रीज होता जाएगा, लोड इंक्रीज होता जाएगा, नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज होते जाएंगे, तो आपको इसको भी ग्रेजुअली इंक्रीज करना पड़ेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर वो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे एसजीए का दैट इज द ऑप्टिमल साइज फॉर द एसजीए फॉर माय पर्टिकुलर डेटाबेस, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से लेके चलना होगा। एडवाइजर्स अवेलेबल है, आपने उनसे एडवाइस लेनी है और फिर आपने रीसाइजिंग करनी है, ठीक है। वो देखेंगे आगे चल के साथ। पीजीए इसमें शामिल नहीं होता, वो भी कवर करते हैं, ठीक है, वो कवर करते हैं। ये आपको क्लियर है जी। ये मोटे मोटे मैंने आपको चीजें बता दी हैं कि ये, फिर इनको अब जरा ज्यादा डिटेल से डिस्कस करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं इनकी ज्यादा डिटेल्स में जाऊं, अब हम देखते हैं कि लेट्स से आपके एक यूजर आपके डेटाबेस से कैसे कनेक्ट होता है। लेट्स से आपका ये एक डीबी सर्वर है और आपके क्लाइंट्स हैं, वो डेटाबेस सर्वर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो क्लाइंट साइड पे ओरेकल क्लाइंट का कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा जिसके थ्रू कनेक्टिविटी करेंगे। वो आगे आपके कोर्स का पार्ट है कि आप क्लाइंट साइड कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। तो क्लाइंट अपने क्लाइंट मशीन के ऊपर कोई टूल इन्वोक करेगा, लेट्स से वो एसक्यूएल प्लस इन्वोक करता है, या एसक्यूएल डेवलपर इन्वोक करता है, या टोर्ड इन्वोक करता है। तो क्लाइंट मशीन की मेमोरी में एक प्रोसेस इन्वोक होगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द यूजर प्रोसेस, ठीक है। यूजर 1 आ गया तो उसको यूजर प्रोसेस है। वो जब यूजर नेम पासवर्ड देगा और डेटाबेस का नाम देगा तो डेटाबेस सर्वर के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा। तो डेटाबेस सर्वर की मेमोरी में एक प्रोसेस इन्वोक होगा उस पर्टिकुलर यूजर के लिए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सर्वर प्रोसेस। अज्यूम करते हैं कि आपके डेटाबेस में 20 यूजर्स कनेक्टेड हैं। सो हर यूजर का एक यूजर प्रोसेस होगा और डेटाबेस सर्वर के ऊपर हर यूजर के लिए एक सर्वर प्रोसेस होगा। सो ऑन डीबी सर्वर्स देयर विल बी 20 सर्वर प्रोसेसेस, जो कि हर यूजर के लिए डेडिकेटेड एक प्रोसेस होगा जो कि उसके बिहाफ पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होगा। होगा क्या कि यूजर जब भी कोई क्यूरी लिखेगा, लेट्स से कोई भी सिलेक्ट की स्टेटमेंट लिखता है या कोई भी स्टेटमेंट लिखता है, वो जब वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो स्टेटमेंट जाएगी उसके सर्वर प्रोसेस के पास। वो सर्वर प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना, रिजल्ट लेके आना और फिर रिजल्ट यूजर को रिटर्न करना। वो सारा काम उसका सर्वर प्रोसेस करेगा। तो ये दिस इज कॉल्ड कि आपकी डेटाबेस डेडिकेटेड इन्वायरमेंट में कॉन्फ़िगर्ड है, डेडिकेटेड मोड में। बाइट बार डेडिकेटेड होती है। जो डेटाबेस इज कॉन्फ़िगर्ड इन डेडिकेटेड मोड बाय डिफॉल्ट होती है, ठीक है। डेडिकेटेड मोड में क्या होता है, हर यूजर के लिए एक सर्वर प्रोसेस। तो आप सारे लोग कनेक्टेड है मेरी डेटाबेस के साथ, तो आप सबके लिए एक एक यूजर प्रोसेस होगा और मेरी डेटाबेस के सर्वर के ऊपर सबके लिए एक एक सर्वर प्रोसेस होगा। मिनिमम एक एक होगा, ज्यादा भी हो सकते हैं पहले प्रोसेस। हाँ, तो हर एक के लिए डिफरेंट होगा, सेपरेटली होगा, क्योंकि ये सेशन स्पेसिफिक होता है। आपका जब एक यूजर एचआर यूजर कनेक्ट हो गया एक जगह से और उसी मशीन से एचआर यूजर एक और दफा कनेक्ट हो गया, तो वो दो डिफरेंट सेशन है, तो दोनों के लिए दो सर्वर प्रोसेस अलग होंगे, ठीक है। तो दिस इज नॉट यूजर डिपेंडेंट, दिस इज सेशन डिपेंडेंट। हर सेशन के लिए एक सर्वर प्रोसेस होगा। ओके जी, यहां तक क्लियर है जी। ये सेशन क्या होता है, आपका एक यूजर जब एक दफा कनेक्ट हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड कि उसका एक सेशन एस्टैब्लिश हो गया डेटाबेस के साथ। तो हम ये एक यूजर को डेटाबेस के साथ या एक डीबीए एक यूजर को डेटाबेस के साथ कि वो कनेक्टेड है कैसे आइडेंटिफाई करता है, उसके सेशन से। लेट्स से एक यूजर कनेक्ट हुआ है जी, यूजर का नाम एचआर है, वो कनेक्ट हुआ है। एक और उसी मशीन से एक और दफा वो कनेक्ट हो गया, उसका एक यूजर प्रोसेस है, उसका एक सर्वर प्रोसेस होगा, तो उसकी सेशन आईडी डिफरेंट होगी। हर सेशन की एक सेशन आईडी होती है। लेट्स से इसकी सेशन आईडी लेट्स से 50 है, इसकी सेशन आईडी हो सकता है 59 हो। तो हर सेशन की आप एक यूजर जो जितनी दफा मर्जी कनेक्ट हो जाए, लेकिन जितनी दफा वो कनेक्ट होगा उतने उसके सेशंस एस्टैब्लिश होंगे डेटाबेस के साथ। और एक डीबीए उसके सेशंस को मॉनिटर कर सकता है कि वो क्या कर रहा है, कितने रिसोर्सेज ऑक्यूपाई कर रहा है, कौन सी स्टेटमेंट चला रहा है एंड सो ऑन। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। अच्छा, एक ये जो सर्वर प्रोसेस है, प्रोसेस का क्या मतलब होता है? प्रोसेस मीन्स कि एक ऐसा कोड या एक ऐसा एग्जीक्यूटेबल जो मेमोरी में या सीपीयू के ऊपर या मेमोरी ऑक्यूपाई की है वो रन हो रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ प्रोसेस। अच्छा, प्रोसेस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑन डिमांड होता है। जब यूजर कनेक्ट होगा तो ये प्रोसेस क्रिएट कर दिया जाएगा, जब यूजर डिस्कनेक्ट होगा तो ये प्रोसेस खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। दो चीजें होती है लाइनक्स यूनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक होता है प्रोसेस, एक होता है डेमन।
ठीक है, हुए हैं दोनों एक ही चीजें। प्रोसेस क्या है, जो कि आपके कनेक्टिविटी के बाद इस्टेब्लिश क्रिएट किया जाएगा, डिस्कनेक्ट होंगे तो खत्म कर दिया जाएगा। डेमन होता है कि जो बैकग्राउंड पे हर वक्त चल रहा होता है, वो जब तक आप खुद उसको डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, डाउन नहीं करेंगे, वो डाउन नहीं होगा, वो बैकग्राउंड पे हर वक्त चलता रहे। जैसे आपका डीएचसीपी का डेमन, आपके वेब सर्वर का डेमन, आपका एचटीटीपी सर्वर, या कोई भी आपके डेमन होते हैं, वो बैकग्राउंड पे चल रहे होते हैं। वो आप स्टार्ट, या तो वो ऑटो स्टार्ट होते हैं या आप उनको खुद स्टार्ट करते हैं, और वो बैकग्राउंड पे कोई ना कोई वो सर्विस दे रहे होते हैं आपको, कोई ना कोई आपको कोई ना कोई वो फैसिलिटी दे रहे होते हैं कोई पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करने की। ओके, आपके ये जो सर्वर प्रोसेसेस हैं, ये मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि आपके डेटाबेस सर्वर के ऊपर एसजीए एक मेमोरी एरिया एलोकेट होता है जब डेटाबेस स्टार्टअप होती है। तो लेट्स से आपके डेटाबेस सर्वर के ऊपर टोटल मेमोरी 16 जीबी है और आपने एसजीए को 4 जीबी मेमोरी दे दी है, तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कितनी मेमोरी बची? 12 जीबी। तो ये जो आपके सर्वर प्रोसेसेस हैं, उनको इस 12 जीबी में से मेमोरी एलोकेट होगी, ना कि एसजीए में से। ठीक है, एसजीए एक साइड पे है, उसका आपके सर्वर प्रोसेसेस की मेमोरी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो सर्वर प्रोसेस जो मेमोरी आपको पाई करते हैं, वो ओएस के पास जो फ्री मेमोरी होगी वहां से मेमोरी आपको पाई करेंगे। और सर्वर प्रोसेस जो मेमोरी आपको पाई करते हैं, दैट मेमोरी एरिया इज कॉल्ड पीजीए, प्राइवेट ग्लोबल एरिया। इसको कहा जाता है पीजीए, प्राइवेट ग्लोबल एरिया, या प्रोसेस ग्लोबल एरिया भी इसको कहते हैं, लेकिन ज्यादातर प्राइवेट ग्लोबल एरिया कहा जाता है। ठीक है जी, तो आपको कनेक्टिविटी की समझ आ गई कि एक यूजर एक डेटाबेस सर्वर के साथ कनेक्ट होता है तो कौन कौन से प्रोसेस इन्वोक होते हैं। ये तो हाई लेवल ओवरव्यू में, इसको ज्यादा डिटेल से हम लेके चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है जी, देख होता ये है कि अब एसजीए के नहीं देखें नहीं हो, क्योंकि आप अगर ये करें तो आपको फिर पहले से आपको नहीं पता आपकी डेटाबेस में 200 यूजर्स कनेक्ट होंगे या 400 होंगे या 600 होंगे। देखें डेटाबेस में ग्रेजुअली यूजर्स तो बढ़ते जाएंगे, तो फिर उस हिसाब से अगर आपने लेट्स से एसजीए के अंदर इसको किसी एरिया में अगर वो हम कर देते कि यार ये एरिया जिसमें यूजर्स को मेमोरी एलोकेट होगी, तो उसमें एक लिमिटेड हद तक यूजर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसमें फिर ये होगा कि बार बार आपको मेमोरी एरिया इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ेगा। वो हो सकता है कि आप इसका पीजीए एसजीए के अंदर मूव कर दें, लेकिन वो डेडिकेटेड मोड में नहीं हो सकता। अगर आप डेटाबेस को शेयर्ड मोड में कॉन्फ़िगर करते हैं तो फिर पीजीए का मेजर पोर्शन एसजीए के अंदर शिफ्ट हो जाता है, या तो शेयर्ड पूल के अंदर या फिर लार्ज पूल के अंदर। वो डिस्कस करेंगे उसका इंप्लीकेशंस क्या है, उसके ड्रॉबैक्स हैं बहुत सारे, इसलिए नहीं किया जाता। अच्छा जी, अब जरा एसजीए को डिटेल से देखते हैं जी, वन बाय वन। मेरे पास एसजीए है जी 4 जीबी का, और इसमें मेरे पास है जी 1 जीबी का शेयर्ड पूल। तो शेयर्ड पूल में 2 एरियाज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लाइब्रेरी कैशे एंड डिक्शनरी कैशे। बिल्कुल कर सकते हैं। वो हमारे स्कोप में नहीं है। ठीक है, वो ओएस से रिलेटेड चीजें स्कोप में नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। ओके जी, अब जब एक सर्वर प्रोसेस है, एक यूजर प्रोसेस है, यूजर ने क्यूरी रन की, सिलेक्ट की, और उसमें काफी सारे टेबल्स हैं। क्यूरी आएगी सर्वर प्रोसेस के पास। सर्वर प्रोसेस सबसे पहला काम क्या करेगा, उसका सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स चेक करने के बाद सबसे पहला काम क्या करेगा, ओरेकल में एक चीज होती है ऑप्टिमाइजर। ये ऑप्टिमाइजर को कॉल करेगा। आपका जो सर्वर प्रोसेस है ये ऑप्टिमाइजर को कॉल करेगा, या आपकी ये जो क्यूरी है ऑप्टिमाइजर को दे देगा। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा उस क्यूरी को। एक्चुअली क्यूरी को ऑप्टिमाइज नहीं करेगा, ये करेगा कि उस क्यूरी के एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा। उस क्यूरी का एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा। एग्जीक्यूशन प्लान क्या होता है वो बता सकते? हाँ जी, इसने एक्चुअली पार्स एग्जीक्यूट एंड फेच, कि कैसे ये करे, पार्स होगी, एग्जीक्यूट होगी और फिर इसमें डेटा को फेच करके। यस अगर बिल्कुल सिंपल उसमें देखें, लेमन टर्म में देखें तो स्टेप्स क्या क्या करना है इसने, कहाँ से डाटा लेके आना है, वो स्टेप्स लिख लेगा अपने पास। फॉर एग्जाम्पल पहले स्टेप पे फलान टेबल में जाना है, दूसरे स्टेप पे फलान डेटा फाइल में फलान टेबल में जाना है, तीसरे स्टेप पे ये करना है, उसमें ज्वाइंस करने हैं, चौथे स्टेप में सॉर्ट करना है, एंड सो ऑन। कुछ स्टेप्स लिख लेगा अपने पास। ठीक है, क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे। 2 स्टेप्स आर कॉल्ड एग्जीक्यूशन प्लान।
और एक क्यूरी के मल्टीपल एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है, जैसे 5, 7, 8, 10 बनाएगा, और उनमें से जो वो देखेगा ऑप्टिमाइज्ड एग्जीक्यूशन प्लान है उसके हिसाब से वो अडॉप्ट कर लेगा और क्यूरी एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। ऑप्टिमाइज किस सेंस में सर आपका? ऑप्टिमाइज इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ टाइम। अच्छा, एक क्यूरी है, मतलब उसमें आपने लिखा सिर्फ इस स्टडी फ्रॉम ईएमपी, जी जी उसने जाना ईएमपी के टेबल में ही है, ठीक है, सारे कॉलम फिट करके डाले हैं, ठीक है, ऑर्डर बाय चार्ट लगा दिए, ठीक है। अब वो उसने जाना तो एक ही मतलब उस पे है, लेकिन उसने व्हाट विल बी द ऑप्टिमाइजिंग फैक्टर इन मेकिंग। देखें अब लेट से आपने क्यूरी ली है, तो एक ऐसी क्यूरी है जिसमें उसने उसके पास देयर इज नो ऑप्शन, उसने क्या करना है कि पूरा का पूरा टेबल स्कैन करना है, ठीक है। और आपने लेट से एक लिखा जी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 10 ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नेम, जो भी किया आपने, ठीक है। अब आपने किया जी वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू, कोई भी आपने क्लॉज कोई भी कंडीशन दे दी, ठीक है। अब उस कॉलम के ऊपर इंडेक्स लगा हुआ है, सो नाउ ओरेकल नीड टू डिसाइड कि वो क्या वो इंडेक्स के थ्रू डाटा रीड करके लाए या फुल टेबल स्कैन के थ्रू डाटा रीड करके लाए, ठीक है। तो आप फिर ज्वाइन अगर आपकी क्यूरी में होंगे तो फिर उसके पास और ज्यादा ऑप्शन आ जाएंगे कि ज्वाइन में कौन सा मेथड यूज करे, किस तरीके से डाटा को ज्वाइन करे। फिर और अगर आपके पास ग्रुप फंक्शंस आ गए तो फिर और भी ज्यादा उसके पास ऑप्शन आ जाएंगे। सो इट डिपेंड्स कि कितनी कम्प्लेक्स क्यूरी है और फिर वो कितने ऑप्शन उसके पास आते हैं। क्लियर है? आज छुट्टी दे देते हैं। अच्छा, तो जब क्यूरी हिट करती है डेटाबेस सर्वर को, तो सर्वर प्रोसेस क्या करता है, सबसे पहले उस क्यूरी का सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स के बाद एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है। और एग्जीक्यूशन प्लान जो है वो सीपीयू इंटेंसिव होता है, क्योंकि ओरेकल डिफरेंट तरह के वो एल्गोरिथम रन करके देख रहा होता है कि यार कैसे मैंने एग्जीक्यूशन प्लान, कौन सा ऑप्टिमाइज्ड एग्जीक्यूशन प्लान होगा। सो अगर आपकी डेटाबेस में एक क्यूरी रन हुई एक दफा, तो उसका एग्जीक्यूशन प्लान एक दफा बनना चाहिए। और अगर वही क्यूरी दोबारा वही यूजर रन करे या कोई डिफरेंट यूजर रन करे तो उसका एग्जीक्यूशन प्लान दोबारा नहीं बनना चाहिए, आइडियली ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो ओरेकल यही करता है, ओरेकल जब भी कोई क्यूरी हिट करती है डेटाबेस को, एग्जीक्यूशन प्लान बनाने के बाद वो क्यूरी प्लस उसका एग्जीक्यूशन प्लान शेयर्ड पूल के अंदर लाइब्रेरी कैशे में जाके स्टोर कर देता है। अच्छा, फिर अब नेक्स्ट कोई यूजर आया, उसकी क्यूरी चली, उसका एग्जीक्यूशन प्लान बना शेयर्ड पूल के अंदर लाइब्रेरी कैशे के अंदर, वो भी स्टोर हो जाएगा एंड सो ऑन। एक टाइम आएगा कि आपका शेयर्ड पूल के अंदर लाइब्रेरी कैशे फुल हो जाएगा। अब जब भी कोई यूजर के एक्चुअली बाय डिफॉल्ट होता है कि जब क्यूरी हिट करती है डेटाबेस सर्वर को, तो फौरन से उसका एग्जीक्यूशन प्लान बनाना स्टार्ट नहीं कर दिया जाता। पहले शेयर्ड पूल के अंदर लाइब्रेरी कैशे को स्कैन किया जाता है कि इस क्यूरी का एग्जीक्यूशन प्लान पहले से तो नहीं पड़ा हुआ, अगर तो पड़ा हुआ तो उसको उठा लिया जाता है और क्यूरी एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दी जाती है। बहुत सारे स्टेप्स बच जाती है, आपकी क्यूरी का एग्जीक्यूशन टाइम, आपकी जो क्यूरी की परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाती है। सो बीइंग अ डीबी हमारा एम ये होता है कि आपकी मोस्ट ऑफ द क्यूरीज के एग्जीक्यूशन प्लान्स, पहली दफा जब भी आप डेटाबेस स्टार्टअप करेंगे तो एग्जीक्यूशन प्लान्स बनेंगे, लेकिन ओवर द टाइम आपके डेटाबेस एक पर्टिकुलर लोड उसके ऊपर रन हो चुका होगा तो फिर एग्जीक्यूशन प्लान जनरेटेड होंगे और वो लाइब्रेरी कैशे के अंदर पड़े हुए होंगे और वहीं से बार बार रीयूज हो रहे होंगे। अगर एग्जीक्यूशन प्लान बार बार बन रहे हैं और रीयूज नहीं हो रहे तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, या तो आपके लाइब्रेरी कैशे या शेयर पूल अंडरसाइज्ड है या फिर आपका कोड आपस में शेयर नहीं हो रहा, यूजर्स उसको शेयर नहीं कर पा रहे, हर क्यूरी का एग्जीक्यूशन प्लान दोबारा बन रहा है, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सबसे पहला ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ये है कि आपका कोड शेयरिंग होनी चाहिए, आपकी जो क्यूरीज हैं वो आपस में शेयर हो रही हो, आपका जो कोड है, इसलिए कहा जाता है कि आपका डेटाबेस के अंदर जो भी कोड लिखें कोशिश ये करें कि या तो आप डेवलपर्स हैं आपस में अपनी डेवलपमेंट डिफरेंट मॉड्यूल या सेम मॉड्यूल के ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो एक कन्वेंशन बना लें कि क्यूरीज कैसे राइट करनी है, या फिर आप कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट डेटाबेस के अंदर करें इन द फॉर्म ऑफ पैकेजेस, प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस, और बहुत कम जो एप्लीकेशन लॉजिक है वो एप्लीकेशन टीयर के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से अप्रोच की तरफ जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये अप्रोच ज्यादा बेहतर होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट डेटाबेस के अंदर करें ताकि वो फिर कोड आपस में शेयर हो रहा हो। एक्चुअली डिपेंड करता है आपके डिफरेंट चीजों के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे अगर एक क्यूरी में सिलेक्ट आपने लिखा और 100% क्यूरी है, एक क्यूरी में सिलेक्ट लोअर केस में और क्यूरी में सिलेक्ट अपर केस में है, तो ओरेकल के लिए ये दो ऑल टुगेदर डिफरेंट क्यूरीज हैं और डेट चेंज होगी तो डेफिनेटली एक डिफरेंट क्यूरी है ओरेकल के लिए। लेकिन अगर आपने बाइंड वेरिएबल्स यूज किए तो फिर एग्जीक्यूशन प्लान चेंज नहीं होगा, फिर सेम ही होगा। वो आगे डिस्कस करेंगे वो क्या चीजें, बहुत सारे एग्जीक्यूशन प्लान बनाने में कौन कौन सी चीजें इंपैक्ट करती हैं ओरेकल को, वो आगे चल डिस्कस करना है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? अगर एक ही टेबल में आप ज्यादा कॉलम लेते हैं और एक कॉलम प्लान करते हैं, उसके बाद उसको कॉलम हम एक दो कॉलम से कम कर देते हैं तो एग्जीक्यूशन प्लान उस क्यूरी का दोबारा बनेगा क्योंकि वो क्यूरी डिफरेंट क्यूरी है, ठीक है। केस भी अगर डिफरेंट हो जाएगा ना क्यूरीज में, तो क्यूरीज डिफरेंट क्यूरीज होंगी ओरेकल के लिए, तो वो डिफरेंट क्यूरी होगी तो उसका एग्जीक्यूशन प्लान दोबारा बनेगा, ठीक है। अच्छा,
शेयर्ड पूल में मैंने आपको बताया दो पोर्शंस होते हैं, एक होता है लाइब्रेरी कैशे, एक होता है डिक्शनरी कैशे। एग्जीक्यूशन प्लान बनाने के लिए, अच्छा, ओरेकल में दो तरह के टेबल स्टोर होते हैं, ये तो आपको आइडिया हो गई। एक टेबल होते हैं डेटाबेस के इंटरनल टेबल्स, वो हर डेटाबेस के अंदर होते हैं, उन इंटरनल टेबल्स को डाटा डिक्शनरी कहा जाता है। और एक टेबल होते हैं यूजर डिफाइंड टेबल्स, या उनको एप्लीकेशन टेबल्स भी कहा जाता है। वो टेबल जो आप खुद क्रिएट करते हैं अपने लिए, ठीक है, अपना डाटा स्टोर करने के लिए, अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए। तो डेटाबेस के इंटरनल टेबल्स होते हैं, जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो वो खुद ही क्रिएट हो जाते हैं। वो हमारे लिए वो रीड ओनली टेबल्स होते हैं, लेकिन बैकएंड पे वो ओरेकल उन्हें को खुद ही अपडेट या इंसर्ट या डिलीट उनके ऊपर परफॉर्म कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल इंटरनल टेबल्स की मैं एग्जांपल लूं तो मैं आप इनको इंटरनल टेबल्स को डाटा डिक्शनरी कहूंगा। डाटा डिक्शनरी के बहुत सारे टेबल्स हैं। फॉर एग्जांपल आप जब डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं तो आप यूजर नेम पासवर्ड देते हैं, अगर आप पासवर्ड गलत दें तो क्या होगा, कनेक्ट करने देगा आपको, एरर आएगा आपको, ठीक है। तो वो किसी जगह से जाके पासवर्ड वेरीफाई कर रहा है कि इस ये यूजर नेम एग्जिस्ट करता है, उसके नाम इसके पास इसका पासवर्ड भी यही है कि नहीं, तो ये कहां से वेरीफाई करता है, वो डाटा डिक्शनरी के किसी टेबल से वेरीफाई करता है। तो डाटा डिक्शनरी हर डेटाबेस में, एसक्यूएल सर्वर में इसको मेटा डाटा कहा जाता है, ओरेकल में इसको डाटा डिक्शनरी कहा जाता है। डिफरेंट डेटाबेसेस के अंदर इसके डिफरेंट नाम है। तो आपके यूजर्स की इंफॉर्मेशन, उनकी प्रिविलेजेस की इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी डाटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर होती है। तो एक क्यूरी जब डेटाबेस सर्वर को हिट करती है तो सबसे पहले काम ओरेकल ये करता है एग्जीक्यूशन प्लान बनाने से भी पहले कि इसको इस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर परमिशंस भी हैं कि नहीं, पर्टिकुलर ऑपरेशन लेफ्ट सेलेक्ट करना चाह रहा है तो सेलेक्ट के राइट्स भी हैं उस टेबल के ऊपर कि नहीं, और इसके बाद डेटाबेस में उस नाम से टेबल भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसमें उस नाम से कॉलम्स भी हैं कि नहीं जो क्यूरी के अंदर लिस्ट डाउन किए हैं। ये सारी चीजें चेक करने के बाद फिर एग्जीक्यूशन प्लान आ जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन डाटा डिक्शनरी में इन द फॉर्म ऑफ टेबल स्टोर होती है। वो इन्फॉर्मेशन फेच करके डिक्शनरी कैशे के अंदर रख दी जाती है ताकि एक यूजर की ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बार बार हार्ड डिस्क में से क्यूरी ना करनी पड़े। सो आपके डेटाबेस आपके शेयर्ड पूल में दो पोर्शंस, एक आपका लाइब्रेरी कैशे है जिसमें क्यूरीज और उनके एग्जीक्यूशन प्लान पड़े होते हैं, और दूसरा डिक्शनरी कैशे है जिनमें उन एग्जीक्यूशन प्लान को बनाने के लिए डाटा डिक्शनरी से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो ओरेकल फेच करके रखता है। ठीक है जी, तो यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे चलेंगे।